दोस्तों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोस्तों, अभी तक हमने टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई को समझ लिया है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मैं जीएसटी में बोलूं तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर है। क्यों दोस्तों? वैसे भी इनपुट टैक्स किसी भी, अगर आप टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में जाएंगे, चाहे वो वैट था या सर्विस टैक्स, उसके अंदर इनपुट टैक्स अपने में एक इंपॉर्टेंट रहे, बिकॉज ऑफ ऑन दिस बेसिस बिजनेसमैन पे हिज आउटपुट लायबिलिटी। वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से इस इनपुट को सेटअप करने के बाद बैलेंस अमाउंट कैसे पे करता है। तो इनपुट टैक्स क्रिटिकल चीज हुई बिजनेस के लिए। और दोस्तों, जीएसटी के अंदर फर्स्ट टाइम दैट सीन कि यहां पे अनइंटरप्टेड कॉन्टिन्यूअस इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है सप्लाई के ऊपर, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर क्रेडिट मिलता है अनइंटरप्टेड। ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं मैं दोस्तों, हमने पहले वाले चैप्टर में कैस्केडिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस के बारे में समझा, जहां पे पहले वाले टैक्सेस में कैस्केडिंग ऑफ इफेक्ट होता था बिकॉज ऑफ कि जो टैक्स पे करता था बिजनेसमैन, उस सारे टैक्स का क्रेडिट उसे नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से वो जो टैक्स है वो कॉस्ट में ऐड हो जाता था और जो गुड्स के प्राइसेस पे फिर दोबारा से उस टैक्स के ऊपर फिर टैक्स लगता था और वो गुड्स के जो प्राइसेस थे या सर्विसेज के प्राइसेस थे वो बढ़ते थे। तो दोस्तों, अब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ये हमारा सेक्शन 16 से लेके 21 तक चलेगा। फ्रॉम 16 to 21 आर द प्रोविजन इन दिस चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं इसको क्या बोल रहा हूं दोस्तों? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स और उसका क्रेडिट। तो दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 263 में, और इसके अंदर बोला दोस्तों कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस क्रेडिट ऑन इनपुट टैक्स। बस यहां पे फुल स्टॉप, डेफिनेशन कंप्लीट। यानी कि क्रेडिट किसका? इनपुट टैक्स का। तो अब हमारे लिए जानना क्या बहुत जरूरी है, इनपुट टैक्स क्या होता है। तो दोस्तों, पहली स्लाइड में हम कहते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि कहां दिया गया दोस्तों? सेक्शन 262 के अंदर बोला गया। क्या बोला है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग दैट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि इंपोर्ट भी इंक्लूड है आईजीएसटी वाला, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। आगे बोलता है कि चार्ज ऑन, यानी कि जो ऊपर वाले टैक्स हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि इनपुट टैक्स क्या होगा? ये सारे टैक्स होंगे जो किस पे लग रहे होंगे, किसी गुड्स पे लग रहे होंगे या सर्विसेज पे लग रहे होंगे या दोनों पे लग रहे होंगे। एंड यानी कि डेफिनेशन यहां पे कंप्लीट नहीं हुई है दोस्तों, फिर बढ़ रहे हैं हम आगे। इंक्लूड द टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 934 दोस्तों किसका है? रिवर्स चार्ज का। तो यानी कि इनपुट टैक्स के अंदर जो हमने ऊपर वाले टैक्स पढ़े वो गुड्स और सर्विसेज वाले के अलावा ये भी इंक्लूड करे जाएंगे जो टैक्स आरसीएम सेक्शन 9394 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पे हुआ है। इंक्लूड द टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 and 4 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, यानी कि आरसीएम जो कि सेक्शन 5 आईजीएसटी एक्ट में है, उस टैक्स जो पे करेंगे आरसीएम में उसका क्रेडिट भी। और इंक्लूड द टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ एसजीएसटी एक्ट ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट, यानी कि एसजीएसटी एक्ट में भी जो रिवर्स चार्ज में एसजीएसटी पे करा होगा उसका भी क्रेडिट आरसीएम वाला।
include the tax payable under subsection 3 and 4 of section 7 of UTGST। तो रिस्पेक्टिव यूनियन एंड टेरिटरी का UTGST एक्ट, उसके अंदर जो आरसीएम के सेक्शन 3 और 4 है, उस पे जो आरसीएम में टैक्स पे करेंगे उसके क्रेडिट भी मिलेगा। और लास्ट में दोस्तों एक्सक्लूड द टैक्स पेड अंडर सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 किस चीज का दोस्तों? कॉम्पोजिशन लेवी का। तो यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स अगर कोई पे करेगा बिजनेसमैन, टैक्स पेयर, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इस डेफिनेशन के अंदर मैंने IGST भी इंक्लूड कर लिया, SGST भी इंक्लूड कर लिया, CGST भी इंक्लूड कर लिया और UTGST भी इंक्लूड कर लिया। क्यों दोस्तों? क्योंकि सेक्शन 20 ऑफ IGST एक्ट और सेक्शन 21 ऑफ 21 ऑफ UTGST ये बोलता है कि सेक्शन 16 से 21 तक के जो प्रोविजन हैं जो इस चैप्टर में दिए गए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST एक्ट, सेम एज एप्लीकेबल अंडर IGST एक्ट एंड UTGST एक्ट। इसीलिए इस डेफिनेशन के अंदर दोस्तों आप इंपोर्ट को भी देख रहे हो, IGST को भी देख रहे हो और UTGST को भी आप देख रहे हो और उसके RCM वाले प्रोविजंस को भी आप बोल रहे हो कि इन सब का क्रेडिट मिलेगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ में आ गया, तो जो इस इनपुट टैक्स का क्रेडिट है वो मिलेगा आपको। और इनपुट टैक्स क्या होंगे? वो ये होंगे हमारे पास। अब दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, मतलब इसको हम दूसरे वे में बोले तो इससे क्या क्या चीजें रिफॉर्म होने वाली हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इससे क्या चीजें होंगी। तो पहली चीज, सिस्टम फॉर अ सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्लोलेसली जाएगा, पास ऑन होगा। जितनी भी वैल्यू चेन के अंदर जिस जिस स्टेज पे ये माल आगे वैल्यू एडिट होगा और बिकेगा, जब तक ये फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा तब तक जो भी टैक्स पे करेगा इस स्टेज के अंदर डीलर, वो जो उसने टैक्स पे करा है उसका क्रेडिट लेगा। अब पहले जैसे दोस्तों मैं 4 पॉइंट आपको बताता हूं जो पहले वाले टैक्स में प्रॉब्लम करते थे। पहला दोस्तों आपको याद होगा कि सेंट्रल सेल टैक्स हुआ, एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ या लग्जरी टैक्स हुआ। इन टैक्स का क्रेडिट मुझे किसी भी लॉ में, इनडायरेक्ट टैक्स का लॉ जो कि पहले सेंट्रल एक्साइज हुआ या इंपोर्ट हुआ या सर्विस टैक्स हुआ या वैट हुआ, क्या उसमें मुझे उसका क्रेडिट मिलता था जो मैं टैक्स पे करता था? CST हुआ, एंट्री टैक्स हुआ या मेरा लग्जरी टैक्स हुआ, नहीं मिलता था दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों जो ट्रेडर होता था उसको सेंट्रल एक्साइज जो पे होता था मैन्युफैक्चरिंग पे, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, उस गुड्स को जब वो ट्रेड करता था, बेचता था, तो उसे वैट देना पड़ता था। पर वो वैट पे जब करता था उसके अगेंस्ट में जो उसने एक्साइज ड्यूटी पे करी मैन्युफैक्चरर को, उसका क्रेडिट ले पाता था? नहीं ले पाता था। इसी तरीके से दोस्तों एक्साइज ड्यूटी में वैट का क्रेडिट मिलता था? नहीं मिलता था। और दोस्तों इससे भी मजेदार बात, हम सेस पे आते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन सेस पे करते थे आप सर्विस टैक्स में, सेंट्रल एक्साइज के अंदर, तो क्या उसका क्रेडिट मिलता था? मिलता ही नहीं था। और कृषि कल्याण सेस ने तो और भी मजे वाली बात कर रखी थी कि उसमें कहता था कि एक्साइज के अंदर मैन्युफैक्चरर को तो क्रेडिट नहीं मिलेगा बट सर्विस टैक्स में मिलेगा। तो कहने का ये था कि वहां पे सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट नहीं था और कैस्केडिंग इफेक्ट था इन टैक्स क्रेडिट ना मिलने के रीजन से। एक्सटेंडेड टू इंटरस्टेट सप्लाई, पहले तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर हम सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स की बात छोड़ दें तो स्टेट लेवल पे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट था। मतलब अगर कोई माल इंटरस्टेट सेल होता था तो CST का क्रेडिट नहीं मिलता था। बट अब अगर हम बात करें या सर्विसेज हो या गुड्स हो, चाहे वो इंट्रास्टेट सप्लाई हो, विद इन स्टेट सप्लाई हो या इंटरस्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो, बट अगर उसने, उस मैन्युफैक्चरर ने, उस ट्रेडर ने, उस सर्विस प्रोवाइडर ने जो टैक्स पे करा होगा उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। अब दोस्तों आगे है
एक प्रिंसिपल इसका ये है कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन वुड बी एज फॉलोज विच इज अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 5, यानी कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन का इन्होंने प्रिंसिपल बता दिया कि ये दोस्तों टेबल के अंदर है। इसका मतलब ये नंबर का मतलब दोस्तों ये है कि नंबर 1 मतलब अगर आईजीएसटी की बात करूं पहले रो की, तो आईजीएसटी का जो क्रेडिट है पहले सेटअप होगा नंबर 1 आईजीएसटी से, जो नंबर 2 है मतलब सीजीएसटी से, नंबर 3 मतलब थर्ड टाइम में किससे सेटअप होगा, एसजीएसटी से। सीजीएसटी का अगर क्रेडिट है तो सबसे पहले नंबर 1 क्या है, सीजीएसटी से सेटअप होगा। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 किससे होगा, आईजीएसटी से। एसजीएसटी से होगा, नहीं होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो नंबर 1 पहले वो किससे सेटअप होगा, एसजीएसटी से, फिर किससे सेटअप होगा, आईजीएसटी से, बट सीजीएसटी से सेटअप नहीं होगा। अब दोस्तों एक और चीज बेनिफिट हुआ इसके अंदर कि जो एक्युमुलेशन ऑफ क्रेडिट होता था पहले वो वाले लॉ के अंदर, वो अनयूटिलाइज रह जाता था, बट जो भी मैंने ऊपर प्रिंसिपल आपको बताया उससे क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि सारे टैक्स क्रेडिट ऑलमोस्ट यूटिलाइज हो रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं, सेटअप हो रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि एक्युमुलेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट वुड बी अवॉइडेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में अनयूटिलाइज तो रहेगा ना, क्योंकि एक्सपोर्ट क्या होगा, जीरो रेटेड पे, बट वो जो परचेज करेगा उस पे टैक्स दिया होगा, उस केस में एक्सपोर्ट के केस में रिफंड भी अलाउड है। तो ये दोस्तों इसके थे प्रिंसिपल ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। यूटिलाइजेशन की हमने बात करी थी, दोबारा से इसे समझ लेते हैं, हमने पहले भी देखा था, दोबारा से बता रहे हैं, इसे एकदम याद कर लीजिएगा, गलती नहीं करेगा। इसी तरीके से रिटर्न में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करना होगा। तो दोस्तों पहला क्या हुआ, यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सबसे पहले फर्स्ट किससे एडजस्ट होगा दोस्तों, पेमेंट ऑफ आईजीएसटी टैक्स लायबिलिटी से। अब अगर उसके बाद भी आईजीएसटी का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाएगा, बैलेंस रह जाएगा, तो दोस्तों किससे सेटअप होगा, पेमेंट ऑफ सीजीएसटी टैक्स लायबिलिटी से। और मान लीजिए दोस्तों उसके बाद भी आईजीएसटी का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट बच गया तो किससे सेटअप होगा, पेमेंट ऑफ एसजीएसटी टैक्स लायबिलिटी से, यानी कि स्टेट जीएसटी टैक्स लायबिलिटी से, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से सेटअप होगा। अब दूसरे यूटिलाइजेशन पे आते हैं किसके, सीजीएसटी टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट के। तो दोस्तों सबसे पहले किससे सेटअप होगा, ये सीजीएसटी, पेमेंट ऑफ सीजीएसटी टैक्स लायबिलिटी से। और अगर उसके बाद भी अगर कोई सीजीएसटी का टैक्स क्रेडिट बैलेंस रह जाता है तो वो किससे सेटअप होगा, आईजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी से। अगर आपके पास कोई आईजीएसटी का टैक्स लायबिलिटी है तो वो सीजीएसटी के इनपुट बैलेंस से सेटअप होगा। और फिर भी अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो वो पेमेंट ऑफ एसजीएसटी टैक्स लायबिलिटी से सेटअप नहीं होगा, यानी कि वो बैलेंस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यूटिलाइजेशन ऑफ एसजीएसटी भी सीजीएसटी के मैकेनिज्म पे ही चलेगा, और वो भी सबसे पहले एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट की लायबिलिटी से सेटअप होगा। और अगर फिर कुछ बैलेंस रह जाता है तो वो आईजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी से सेटअप हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई बैलेंस है तो दोस्तों क्या होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, सीजीएसटी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट नहीं होगा। तो ये यूटिलाइजेशन का दोस्तों प्रोसेस था। अब हम इसके सबसे पहले सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 16 पे, जो कि स्टार्ट किससे होता है, बोलता है कि कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी बाय अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट दोस्तों किसको मिलने वाला है, जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होगा। और रजिस्ट्रेशन दोस्तों कैसा है, स्टेट वाइज है। तो इस पे दोस्तों मैं एक बार बाद में गूगली फेंकूंगा आप पे कि क्या है इसका मतलब, इस लाइन का भी क्या रेलिवेंस है। इतना तो समझ गए ना, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट सर उसको मिलेगा ना जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, और होना होगा तभी उसी का बेनिफिट है ना, क्योंकि जीएसटी में जब रजिस्टर्ड होगा तब उसकी कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट से उसको सेटअप करेगा। चलिए दोस्तों इसकी कंडीशंस क्या है कि आईटीसी अवेलमेंट कब होगा, तो दोस्तों इसकी 4 मेन कंडीशंस हैं।
पहली कंडीशन है गुड्स और सर्विसेज हैव बीन रिसीव्ड, यानी कि उसका गुड्स या सर्विसेज जिस भी आप बिल का क्रेडिट ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो गुड्स है और सर्विसेज हैं वो रिसीव हो जानी चाहिए। फिर दोस्तों रिसिप्ट इज इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो माल आपके पास आया है या जो सर्विसेज हमने ली हैं उसके अगेंस्ट में आपके पास उसका ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, या टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, बोला गया है, तो वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन दोस्तों, टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन पेड, यानी कि जो ये इनपुट टैक्स जिसके अगेंस्ट में आप क्रेडिट ले रहे हैं, जो माल आया जिसके अगेंस्ट में बिल आया है, उसमें जो टैक्स बनता था वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो गया हो। और लास्ट कंडीशन है रजिस्टर्ड पर्सन हैज फर्निश्ड द वैलिड रिटर्न, वैलिड रिटर्न, रिटर्न ही नहीं वैलिड भी होनी चाहिए रिटर्न। तो रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने रिटर्न फाइल कर दिए, यानी कि जीएसटीआर अगर बात करें आज की तो जीएसटीआर जैसे 2 है या आगे चल के सुगम होगा, तो वो रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए, मतलब सारी टैक्स पेमेंट हो गई, यानी कि जीएसटीआर 3 भी उसकी, अगर आज की बात करें तो जीएसटीआर 3 उसका फाइल हो गया हो तभी वो वैलिड रिटर्न है। जब तक कि फुल पेमेंट उस टैक्स का नहीं हो गया होगा तब तक वो रिटर्न वैलिड नहीं होती है, तब तक वो, अगर आप जीएसटीआर 3 फाइल करेंगे और बिना टैक्स के फाइल करेंगे तो वो रिटर्न वैलिड नहीं होती। ये बोलता है वैलिड रिटर्न का सेक्शन 2118 डेफिनेशन में जो दिया गया है। अब इसके अलावा इस कंडीशंस के अंदर कुछ और भी चीजें हैं जो दोस्तों जो हमें इसकी एक्सप्लेनेशंस और सब प्रोविजंस में दी हुई हैं। इसको मैंने नोट्स में लिखा है। पहले बोला कि क्रेडिट ओनली अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट इंस्टॉलमेंट इन केस ऑफ गुड्स रिसीव्ड इन लॉट और इंस्टॉलमेंट, यानी कि अगर गुड्स लॉट में आ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज की बात कर रहा हूं। तो जब तक आपके पास लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आ जाती उस गुड्स की डिलीवरी, तब तक वो कंप्लीट गुड्स रिसीव नहीं माने जाएंगे। ऑल दो मान लीजिए कि मेरे पास 10 कंसाइनमेंट आने हैं किसी एक गुड्स के, अगर 9 आ चुके हैं मेरे गोडाउन पे और एक नहीं आया है तो ये माना जाएगा कि गुड्स रिसीव्ड नहीं हुए हैं जब तक कि 10वां 10th जो असाइनमेंट है वो नहीं आ जाए। अगला दोस्तों, goods deemed to be received by a taxable person when suppliers deliver the goods to the recipient any other person on the direction provided by taxable person to the supplier। तो दोस्तों क्या कह रहा है ये प्रोविजन, याद करिए हमने कहां पढ़ा था, अब भी हमने पढ़ा था कहां पे, प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर पढ़ा था, जो क्या है बिल टू शिप टू की बात हम कर रहे हैं कि अगर बिल टू शिप टू के सिनेरियो में दोस्तों क्या होगा, ए बी सी की ट्रांजैक्शन है तो ए की बी की डायरेक्शन पे ए ने डिलीवरी सी को कर दी, तो जो ए से बी की जो की ट्रांजैक्शन है, अब बी के पास तो गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई, गुड्स कौन रिसीव कर गया, सी रिसीव कर गया, बट इसके अंदर हम मानते हैं कि बी ने गुड्स रिसीव कर लिए हैं तो ये उसकी बात कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे मान लिया जाएगा कि गुड्स रिसीव हो गए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, बी को लेने के लिए। फिर एक्सेप्शन इन केस ऑफ गुड्स बीइंग डायरेक्टली सेंट टू जॉब वर्कर, कि अगर जॉब वर्कर को गुड्स डायरेक्टली डिलीवर हो जाते हैं तो ये माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने गुड्स रिसीव कर लिए, कंडीशन फुलफिल मानी जाएगी। और लास्ट है दोस्तों, इफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज और गुड्स फेल्स टू पे वैल्यू प्लस टैक्स विद इन 180 days फ्रॉम द इनवॉइस, ITC availed वो रिवर्स हो जाएगा, shall be added to output tax liability and ITC available when, ये ITC कब मिलेगा, when amount discharge later, जब बाद में आप पे कर दोगे 180 दिन के बाद। तो दोस्तों आगे फिर है बट एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रोविजन इज ITC फॉर RCM सप्लाईज एंड डीम्ड सप्लाई सेक्शन, जो कि शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 7 में है। मैं समझाता हूं दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं आपको, ये चीज ये बोल रहा हूं मैं आपसे कि अगर 180 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं करेगा इसकी रिसिपिएंट, जो भी उसने माल खरीदा उसकी बिल की पेमेंट अगर वो नहीं करता है विद टैक्स, तो दोस्तों उस जो उसने क्रेडिट लिया उस इनवॉइस के अगेंस्ट में वो उसे 180 दिन के बाद रिवर्स करना पड़ेगा, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर ऐड करना पड़ेगा।
और दोस्तों ये क्रेडिट फिर उसे मिल जाएगा अगर वो जब भी वो टैक्स पे करेगा, उस बिल का वो इनवॉइस की पेमेंट करेगा, तब जो उसे ये टैक्स रिवर्स करा है वो मिल जाएगा। तो जब मिल जाएगा दोस्तों, जब वो दोबारा लेगा तब तो गुड्स रिसीव नहीं हो गए, तो वो तो पहले रिसीव हो गए। तो ये क्या हुआ, एक्सेप्शन है, मान लिया जाएगा कि गुड्स रिसीव हो गए और उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। पर कहता है कि ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। ये किसका एक्सेप्शन है? आरसीएम सप्लाई के अंदर नहीं माना जाएगा, क्योंकि आरसीएम सप्लाई के अंदर तो रिसिपिएंट को ही पे करना होता है टैक्स, और डीम्ड सप्लाई जहां पे कंसिडरेशन नहीं होता है वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां पे तो आप पेमेंट करोगी ना दोस्तों 180 दिन के बाद भी, उससे पहले भी। तो ये इसको छोड़ के हम बोल रहे हैं जहां पे पेमेंट करनी है वहां पे 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुआ, तो क्रेडिट जब रिवर्स होने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने के बाद, बढ़ाने के बाद, जब भी वो पे करेगा, टैक्स पे करेगा, इनवॉइस की पेमेंट करेगा वैल्यू की और टैक्स की, तब उसे वो टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा और माना जाएगा गुड्स रिसीव्ड है और सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन 16, जिसमें हमने कंडीशंस को पढ़ा कि क्रेडिट कब मिलेगा। पर एक और कंडीशन है दोस्तों जो कि है कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, तो कहता है कि डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि अगर एज पर इनकम टैक्स एक्ट उस इनपुट टैक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली गई है तो आईटीसी नॉट अवेलेबल। तो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट उस टैक्स का जो कैपिटल गुड्स के ऊपर लगा है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कॉस्ट ऑफ एसेट दोस्तों क्या है 100 रुपीज की, उसके ऊपर टैक्स कितना है 10 रुपीज का, तो टोटल कॉस्ट कितना बना दोस्तों 110 रुपीज। अब दो सिचुएशन दोस्तों, पहली सिचुएशन कि इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द ₹100 यानी कि बेसिक वैल्यू के ऊपर एक्सक्लूडिंग टैक्स वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और अगर डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे चार्ज हो रहा है इंक्लूडिंग टैक्स वाली वैल्यू जो कि है 110, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है इनकम टैक्स का, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं इनकम टैक्स के अंदर, नहीं जीएसटी के अंदर क्या होते हैं, कहता है डेफिनेशन कहती है सेक्शन 2 की कैपिटल गुड्स मींस द गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द क्रेडिट टैक्स क्रेडिट एंड विच आर यूज्ड of intended to be used in course of furtherance of the business, यानी कि कैपिटल गुड्स उसको मान लिया जाएगा जो बुक्स के अंदर कैपिटलाइज्ड होगी और उस गुड्स को आप किस लिए यूज करोगे, बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड पर्पस में यूज करोगे तो उसको कैपिटल गुड्स माना जाएगा। यानी कि डिपेंडेंसी ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन व्हेन यू कैपिटलाइज इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, सो दैट इज द पैरामीटर। So let's move on section 17। अब हम सेक्शन 17 पे चलते हैं जो कि ITC on the basis of use of input। पहले कह दिया सेक्शन 16 के अंदर कि सर आपको इनपुट टैक्स का सर्विसेज का इन कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा। फिर सेक्शन 17 ने थोड़ा उसको रोका, उसको फिल्टर करा उस सेक्शन 16 के प्रोविजन को, बोला कि इन आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स, यानी कि क्रेडिट कैसे कैसे मिलेगा। सर आपको क्रेडिट मिलेगा अगर क्या होता है फॉर बिजनेस पर्पस अगर है और फॉर अदर पर्पस के लिए अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो अगर वो बिजनेस पर्पस से होगा तो आईटीसी अवेलेबल होगा। अगर वो अदर पर्पस के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट है, बिजनेस से रिलेटेड पर्पस नहीं है, किसी और पर्पस के लिए आपने कोई गुड्स कोई सर्विसेज कोई कैपिटल गुड्स परचेज करा है, तो उस केस में उस आईटीसी का क्रेडिट उन कैपिटल गुड्स उन इनपुट उन सर्विसेज पे जो टैक्स पे करा है उसका क्रेडिट अंडर जीएसटी नहीं मिलेगा। और आप कहते हो सर मैंने दोनों में यूज करा है, अगर बिजनेस में भी यूज करा है, पर्सनल पर्पस में भी यूज करा है, या मैंने नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड चीजों में भी बिजनेस में भी यूज करा है, तो इसके फिर हमें रूल्स को फॉलो करना होगा। रूल्स बोलता है कि एट्रिब्यूशन ऑफ आईटीसी टू बी मेड एज पर मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन आईटीसी रूल।
तो वो रूल मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सेक्शन रूल 35 से शुरू होता है, वो आगे मैं आपको रेफर करवाऊंगा, एक साथ बताऊंगा। यानी कि इतना तो समझ में आ गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका मिलेगा, जिसका कि आपने बिजनेस पर्पज में जिसको यूज करा हुआ इनपुट्स को। अब दोस्तों यहाँ पे हमने कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी, तो इनपुट और इनपुट सर्विसेज की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इनपुट कहता है कि इनपुट मींस एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड ऑफ सप्लायर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो कहता है कि इनपुट गुड्स की इनपुट क्या होगा, इनपुट वो होगा, वो गुड्स होगा जो कि कैपिटल गुड्स नहीं है, और वो किस लिए लिया गया है, बिजनेस पर्पज के लिए लिया गया है। अब आप बोलोगे सर ये डेफिनेशन तो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन जैसी तो आपने बोल दी सर, बस इतना ही बोल दिया अदर देन कैपिटल गुड्स। तो सर एक ही डेफिनेशन कर देते हैं ना, क्योंकि सर आपको तो पता है जीएसटी के अंदर हमें ये पता है कि सबने बता रखा है हमें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहे इनपुट हो या कैपिटल गुड्स हो एक ही बार में मिलेगा। अब पहले वाले एक्साइज या सर्विस टैक्स वाला नहीं है इशू, या वैट वाला इशू नहीं है कि वो 2 साल के अंदर मिलेगा 50-50%, वो वैट की तरह 3 साल में मिलेगा, नहीं, अब एक ही बार में मिल जाएगा। तो सर जब मिल ही जाएगा एक ही बार में, चाहे वो इनपुट हो या कैपिटल गुड्स हो, डेफिनेशन भी एक ही जैसी दिख रही है, तो लॉ वालों को कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन अलग से लिखने की जरूरत क्या पड़ी। तो दोस्तों इसलिए डेफिनेशन में अलग से मैंने आपको इसलिए पढ़ाया इनपुट टैक्स इनपुट का, बिकॉज जब आप सेक्शन 18 में आओगे तब वो बताएगा इसके रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। तो वहां पे आप देखोगे कि कैपिटल गुड्स के लिए कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसीलिए उसने यहां पे कैपिटल गुड्स को अलग से डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। अदरवाइज अगर हम बोलें तो कैपिटल गुड्स हुआ या इनपुट सर्विसेज हुआ, अब तीनों के केस में आपको क्रेडिट जीएसटी के अंदर वन गो में पूरा का पूरा मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पार्शियली 1 ईयर एंड रिमेनिंग इन 2nd ईयर 3rd ईयर व्हेन यू यूज सच कैपिटल गुड्स, तो ऐसा प्रोविजन नहीं है। इनपुट सर्विस क्या होती है दोस्तों? इनपुट सर्विस मींस एनी सर्विसेज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि डेफिनेशन भी दोस्तों इनपुट वाली ही है। तो इनपुट सर्विसेज की ये डेफिनेशन हुई। अब दोस्तों ये डायग्राम समझिएगा, जहां पे हम देखेंगे कि इनपुट क्रेडिट जो है वो कहां कहां पे यूज होगा। अगर हम उसका पार्टली यूज हो रहा है तो कहां कहां हो रहा है कि कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट पार्टली यूज हुआ किसमें, टैक्सेबल सर्विसेज में। पार्टली कहां यूज हुआ, जीरो रेटेड सप्लाईज में, यानी कि एक्सपोर्ट में। तो क्या होगा दोस्तों, आईटीसी मिलेगा। ये और रिफाइन कर रहे हैं हम सेक्शन 17 की, जो हमने अभी पिछले वाली स्लाइड के अंदर पढ़ा। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं, निल रेटेड सप्लाईज हैं, तो इस केस में दोस्तों आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, आईटीसी नॉट अवेलेबल। और अगर ये दोनों तरीके का काम कर रहे हैं, पार्टली टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड है और पार्टली नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड निल रेटेड सप्लाईज हैं, तो हमें कहां जाना पड़ेगा दोस्तों? आईटीसी क्रेडिट निकालने के लिए प्रोपोर्शनेट मेथड रेफर करना पड़ेगा, जो कि आईटीसी रूल के अंदर लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। एक एक्सेप्शन है, ये सेक्शन 17 का लिखा हुआ है कि अगर ऐसा पार्टली ऑफ नेचर ऑफ मतलब आईटीसी है, जो कि पार्टली केस में है टैक्सेबल और कुछ नॉन टैक्सेबल में है, तो इस केस में अगर वो बैंकिंग एनबीएफसी कंपनी है तो उसके लिए एक ऑप्शन है दोस्तों। वो ऑप्शन ये है कि वो इस रूल्स में जो आगे एट्रिब्यूशन वाले रूल हैं उसको भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से अपनी सप्लाईज को सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ द टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि उन्हें 50% इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करके रिमेनिंग 50% का क्रेडिट ले लेंगे अगर उनकी टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज देती हैं बैंकिंग वाले। कैसे देती हैं सर? बैंकिंग वाले जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं दोस्तों, या पे करते हैं या लेते हैं हाउसिंग लोन पे, पर्सनल लोन पे, टर्म लोन पे, तो दोस्तों इंटरेस्ट क्या है? एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, और वो एग्जम्पशन लिस्ट में दी हुई है नोटिफिकेशन के अंदर। बट जब वो चार्जेस लेते हैं, जैसे वो जब डीडी बनाते हैं, कोई फॉरेन एक्सचेंज, कोई उनकी जो अदर सर्विसेज हैं बैंकिंग की,
अकाउंट ओपनिंग का या अदर कोई चार्जेस, तो उस पे वो क्या करते हैं, कोई ना कोई चार्जेस लेते हैं और वो क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बैंकिंग एनबीएफसी टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हैं। तो उनके लिए ऑप्शन है 50% का कि अगर वो 50% इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉरगो कर देते हैं, छोड़ देते हैं अपने टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट में से, तो वो ये सारे प्रोसीजर के अंदर नहीं जाएंगे, सीधा ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। तो कहता क्या है दोस्तों, अल्टरनेटिव टू अपॉर्चमेंट बिटवीन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ईयरली ऑप्शन है दोस्तों, एक बार ऑप्शन अवेल कर लिया तो फिर पूरे साल हम चेंज नहीं कर पाएंगे बैंकिंग एनबीएफसी कंपनी। तो कहते हैं ईयरली ऑप्शन टू अवेल स्टैंडर्ड रेट ऑफ 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ऑन इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज ऑन अ मंथली बेसिस। तो उन्हें मंथली बेसिस पे एलिजिबल आईटीसी का, इन एलिजिबल आईटीसी क्या होंगे दोस्तों, सेक्शन 15 में बताऊंगा मैं, 17 सेक्शन 5 के अंदर मैं बताऊंगा, 15 के अंदर नहीं 17(5) के अंदर बताऊंगा। तो एलिजिबल आईटीसी को आपको वहां पे एक ये 50% फॉरगो करना पड़ेगा, और ये ऑप्शन एक बार ऑप्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको मंथली बेसिस पे ये फॉरगो करना पड़ेगा 50% बिटवीन द ईयर। ये ऑप्शन को छोड़ नहीं कर सकते हो, विड्रॉ नहीं कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, 50% shall not be applied on tax paid on supplies made by one registered person to another registered person having the same PAN। कहता है कि ये 50% वाली कंडीशन नहीं लगेगी किस केस में, अगर मैं दूसरे वर्ड में बोल रहा हूं दोस्तों कि अगर मैं अपनी सप्लाई जो दे रहा हूं किसी आउटसाइडर को, किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे रहा हूं, बल्कि किसे दे रहा हूं, अपनी किसी ब्रांच को दे रहा हूं। मान लीजिए मैं कोई अपनी एसेट्स या कोई स्टॉक या कोई सर्विसेज अपनी दूसरी ब्रांच को दे रहा हूं, तो इसके बीच में जो सर्विसेज के हुई इसके ऊपर अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो इस केस में 50% फॉरगो नहीं करूंगा, मुझे क्या क्रेडिट मिलेगा, मान लेते हैं 100% टैक्सेबल सर्विसेज है तो 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यानी कि दोस्तों आपने बैंकिंग कंपनी है, मैं एनबीएफसी कंपनी है, उसने अपने असेट्स ब्रांच के, एक ब्रांच से लैपटॉप भी मान लेते हैं, 2 लैपटॉप अपने एक ब्रांच से जो कि हरियाणा में है, दूसरी ब्रांच जो कि पंजाब में है, वहां पे ट्रांसफर कर दिया, तो इस केस में दोस्तों सप्लाई माना जाएगा। हाँ सर सप्लाई माना जाएगा। टैक्स लगेगा, मान लेते हैं टैक्स लगेगा, नील रेटेड वाला नहीं है, 18% का टैक्स लगाया, तो दोस्तों इस केस में क्या क्रेडिट पूरा मिलेगा? हाँ पूरा मिलेगा अगर इसमें कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है तो। आगे दोस्तों, where the goods or services or both are used by registered taxable person partly for purpose of any business and partly for other purpose, the amount of credit shall be restricted to such as of the amount input tax credit as attributable for the purpose of his business। अगर बिजनेस ही चेंज है, आप एनबीएफसी भी हो और इसके अलावा आप कोई और भी काम कर रहे हो एनबीएफसी बैंकिंग से अलग वाला, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा कि उसी को आप यहाँ पे 50% में कंसीडर करोगे जो कि बैंकिंग में यूज हो, अदर देन वाला अलग हो जाएगा। अब दोस्तों बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी में मैंने क्या बोला आपको, 3 चीजें। पहला ऑप्शन तो आपके पास है जो कि सेक्शन 17 वाला कि आप प्रोपोर्शनेट क्रेडिट लें, क्लेम प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, या अवेल कर लें ऑप्शन ऑफ to claim 50% of eligible ITC on input services capital goods, या तो अगर ये ऑप्शन once exercised cannot be withdrawn during the year, और इन केस ऑफ इंटर यूनिट सप्लाई यानी कि मैं बिटवीन द कंपनी की बात कर रहा हूँ सप्लाईज के केसेस में, ओनली प्रोपोर्शनेट क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड, नो अदर ऑप्शन अवेलेबल। तो ये समराइज फॉर्म में, टेबल फॉर्म में दोबारा से यहाँ पे बता दिया, ये समझा दिया दोस्तों।